गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत पढ़ रहे थे डेविड ईस्टन का, और डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को निवेश निर्गत मॉडल भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों के बारे में। डेविड ईस्टन ने कहा कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को अगर देखा जाए तो इसके दो स्तर होते हैं। प्रथम स्तर पर्यावरण से संबंधित होता है और इसमें पर्यावरण से राजनीतिक व्यवस्था को निवेश प्राप्त होते हैं, और इसी पर्यावरण में राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय या नीतियाँ निर्गतों के रूप में आते हैं। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था का प्रचालन राजनीतिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं की अंतःक्रिया के स्तर पर होता है। इसे अंतःव्यवस्थायी प्रचालन स्तर कहते हैं। और दूसरा स्तर स्वयं राजनीतिक व्यवस्था के अंदर की क्रियाओं से संबंधित होता है। इसको मांगों के रूपांतरण या सत्तात्मक रूपांतरणों का स्तर कहा जाता है। इस स्तर पर निवेशों के रूप में आने वाली मांगों का संसाधन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था इन दोनों स्तरों पर एक साथ सक्रिय रहते हुए कार्य निष्पादित करती है। लेकिन फिर भी व्यवस्थावादी जो थे या डेविड ईस्टन थे, उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के 4 प्रकार के कार्य बताए हैं। उनमें सबसे पहला कार्य होता है चयन और संयुक्तिकरण का कार्य। राजनीतिक व्यवस्था जो है वो समाज में उत्पन्न होने वाले संघर्षों और विभेदों को सीमाओं में रखकर ऐसे कार्य करती है जो राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक नहीं हो। इसके लिए यह ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी मांगों पर ध्यान दे जो राजनीतिक समुदाय और राजनीतिक व्यवस्था के समाधान के लिए आवश्यक है। राजनीतिक समाज में उठने वाली मांगें या तकाजे बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो राजनीतिक व्यवस्था सबसे पहले इन पर विचार करती है, और विचार करने के बाद राजनीतिक व्यवस्था का पहला कार्य होता है मांगों का चयन, और दूसरा कार्य होता है चुनी और छांटी गई मांगों को संयुक्त करने का। राजनीतिक व्यवस्था को मांगों का चुनाव या छंटनी इसलिए करनी होती है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था समाज में उठने वाली पर्यावरण से आने वाली समस्त मांगों को पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए ऐसी मांगों का निस्तारण पहले किया जाता है जो आवश्यक है, अति आवश्यक है। और मांगों के चयन में जनरली ये भी देखा जाता है कि उसके मूल्य, नॉर्म्स, परंपराएं, साधन क्या हैं, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसको अगर पूरा नहीं किया गया तो समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो राजनीतिक व्यवस्था जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख जितनी भी मांगें आती हैं वो सारी मांगें राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख उपस्थित होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार लचीलेपन का गुण होता है। और फिर राजनीतिक व्यवस्था जब रूपांतरण प्रक्रिया पे आती है तो उसमें मांगों को समय, साधनों और प्रक्रियाओं की दृष्टि से प्राथमिकताओं का निश्चय किया जाता है, जिससे मांगों में अनुक्रम स्थापित किया जा सके। इसके बाद मांगों को रूपांतरण या सत्तात्मक निर्णय के लिए राजनीतिक व्यवस्था अपने विचाराधीन रख लेती है। मांगों का चयन व संयुक्तिकरण राजनीतिक व्यवस्था में एक समय या काल विशेष में प्रचलित संरचनाओं और मूल्य व्यवस्थाओं के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार जो राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी संरचनात्मक परिवर्तन लाने वाली होती हैं उनको भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ऐसी जो मांगें हैं ये राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाए रखती हैं। और राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए गतिशीलता का गुण होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसका कारण ये है कि समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को हम अपनी व्यवस्था में भी अपनाएं, और राजनीतिक व्यवस्था में जब उन परिवर्तनों को हम सम्मिलित करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था विकास की ओर अग्रसर मानी जाती है। ईस्टन उन मांगों के चयन की बात करते हैं जो समय की पाबंदियों, साधनों, सामान्य नीति से अनुरूपता, संरचनाओं, प्रतिक्रियाओं का रूप, मूल्य व्यवस्था तथा मांगों की उग्रता इत्यादि का ध्यान रखकर सेलेक्ट की जाती है। इसी प्रकार संयुक्तिकरण का अर्थ है मांगों को व्यवस्था के विचारवृंद में व्यवस्थित करके ही नियमित किया जाए। मतलब बहुत सारी मांगों को इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करके राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख इस प्रकार से उनको प्रस्तुत किया जाता है जिससे उनका वास्तविक रूप में निस्तारण किया जा सके।
नंबर 2 है रूपांतरण का कार्य या निर्गत कार्य। जीन ब्लॉन्डेन के अनुसार ईस्टर्न और आमंड द्वारा बताए गए राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों में रूपांतरण का कार्य वास्तव में मांगों का संसाधन और सत्तात्मक निर्णय का कार्य है, जो आमंड ने अधिक अच्छी तरह से समझाया है। इसलिए ब्लॉन्डेल इस कार्य में ईस्टर्न के निर्णय और नीतियों से कहीं अधिक आमंड द्वारा दिए गए निर्गतों को उपयुक्त मानता है। ब्लॉन्डेल ने राजनीतिक व्यवस्था के रूपांतरण या निर्गत कार्य 3 प्रकार के माने हैं। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के आदर्शी निर्गत, विशिष्ट निर्गत और आदर्शी विशिष्ट निर्गत। आदर्शी या नियामक निर्गत ऐसे निर्गत होते हैं जो आदर्श रूप में रहते हैं। सामान्य निर्गत होते हैं, परिचालन के स्तर पर नहीं आते, मतलब यह निर्गत समाज के मूल्य, आदर्श और गंतव्य निर्धारण संबंधी होते हैं। इनमें सामान्यता तथा आदर्शता का लक्षण परिलक्षित होता है, जो हर सरकार समय समय पर सामान्य रूप से घोषित करती है। विशिष्ट उत्पादन कई प्रकार के मात्रात्मक निर्णयों की स्थिति को कहा जाता है, जो प्रथम प्रकार के निर्गतों से ही उत्पन्न व प्रेरित रहते हैं। और आदर्शी विशिष्ट निर्गत ऐसे होते हैं जो पहले 2 निर्गतों पर नियंत्रण का कार्य करते हैं और उसके पश्चात सरकार अपनी नियम क्रियान्वयन की प्रक्रिया को इसमें अपनाती है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के रूपांतरण या निर्गत कार्यों को ब्लॉन्डेल और ईस्टर्न और आमंड दोनों के द्वारा ही निर्गत कार्यों से अधिक व्यापक मानता है। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं के निर्गत कार्य यही होते हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो प्रचलित मानक होते हैं, उन प्रचलित मानकों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है समाज में जो समस्याएं आती हैं, उन सारी समस्याओं के निरूपण का, उन सारी समस्याओं के निस्तारण का कार्य करती हैं। आगे बात आती है व्यवस्था अनुरक्षण के कार्य की। हर राजनीतिक व्यवस्था में मांगों के पूरा न होने पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और अगर राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी मांगें होती है तो रूपांतरण की प्रक्रिया पर दबाव बढ़ जाता है, और जब रूपांतरण की प्रक्रिया पर दबाव बढ़ जाता है तो व्यवस्था को संभालना, व्यवस्था को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए व्यवस्था पर दबाव को कम करने के लिए ये ज़रूरी है कि मांगों को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि ये जो दबाव होता है, मतलब राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख एक प्रेशर पड़ता है कि अगर आप जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दबाव मांगों से उत्पन्न होता है और इस कारण मांगों का नियंत्रण व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मांगों को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था निम्न में से कुछ कदम उठा सकती है, जैसे निर्माण परक विधियाँ जिनसे मांगों की देखरेख का काम होता है, सांस्कृतिक विधियाँ, संचार के माध्यम, विधायिका, कार्यपालिका तथा प्रशासकीय संगठनों द्वारा जिनसे परिवर्तन प्रक्रिया में ही मांगों पर नियंत्रण कर लिया जाता है, लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार ईस्टर्न मांगों के नियंत्रण की इन विधियों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि दबावों को कम करने के लिए मांगों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मांगों को न्यूनतम बनाना आवश्यक है। और वे कहते हैं कि समाज में मांग उठे ही नहीं, मांगों को न्यून कर दिया जाए, और न्यून करने के लिए मांगों का संयुक्तिकरण और समूहीकरण किया जाना चाहिए। मतलब एक सी जो मांगें हैं, एक साथ जिनका लक्ष्य है, उनको एक साथ जॉइंट करके उनका निस्तारण किया जाना चाहिए। मांगों की न्यूनीकरण की दूसरी विधि ईस्टर्न व्यवस्थांतरीय बताते हैं। इसमें मांगों को कुछ संरचनात्मक द्वार पार करके ही आगे बढ़ने देने के कारण रोक दी जाती है। मतलब कि इन मांगों को ये ज़रूरी होती है तो ही आगे जाती है, अगर ये ज़रूरी नहीं होती है तो राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख उपस्थित होती है, लेकिन इन्हें फिर पीछे छोड़ दिया जाता है। मांगों को कम करने की तीसरी विधि में मांगों को सामान्य मुद्दों का रूप दिया जाता है, अर्थात मांग को विशिष्ट से सामान्यता के स्तर पर ऊपर उठाया जाता है, जिससे मांग सामान्य महत्व प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार व्यवस्था व्यवस्थित अनुरक्षण तभी बनाए रख सकती है जब उस पर दबाव कम हो। मांगों द्वारा उत्पन्न दबाव कम करने के लिए या तो मांगों को नियंत्रित करने की विधि अपनाई जाती है, या फिर ईस्टर्न द्वारा प्रतिपादित न्यूनीकरण की विधियाँ अपनाई जा सकती हैं।
व्यवस्था की सामर्थ्य से अधिक मांगों को बढ़ने दिया जाता है तो राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षण नहीं हो सकता। अतः हर राजनीतिक व्यवस्था अपने अनुरक्षण के लिए मांगों को सीमाओं में रखने की विधियों में से कुछ या अनेक विधियों का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक व्यवस्था का अनुरक्षण करती है। फिर बात आती है व्यवस्था अनुकूलन के कार्य की। व्यवस्था अनुकूलन में राजनीतिक व्यवस्था को इस व्यवस्था में राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा रखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर नए लोगों की राजनीतिक व्यवस्था में भर्ती भी की जाती है और राजनीतिक व्यवस्था का रूपांतरण कार्य निष्पादन की अवस्था के अनुकूल बनाए रखने की कोशिश की जाती है और पूरी तरह से ये कोशिश की जाती है कि व्यवस्था के साथ अनुकूलन बना करके राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निस्तारण किया जाए। अब हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था उपागम के लाभों के बारे में। रॉबर्ट सी बॉन ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम से तुलनात्मक विश्लेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन प्रस्तुत हुआ है। एसपी वर्मा ने राजनीतिक विश्लेषण पद्धति की 2 विशिष्टताओं का उल्लेख किया है। पहला, इस पद्धति में संतुलन दृष्टिकोण से आगे तक जाकर व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों और गत्यात्मकताओं पर ध्यान दिया जाता है। ईस्टन ने स्पष्टतया व्यवस्था के अनुरक्षण और व्यवस्था की सततता में अंतर भी किया है। इस प्रकार ईस्टन का व्यवस्था विश्लेषण गत्यात्मक और व्यवस्था की सततता का सिद्धांत निर्मित करने की ओर उन्मुखी होता है। जो डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था है, इसके लाभों को हम निम्न प्रकार सूचीबद्ध कर सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उसके केवल उपभागों पर बल नहीं देता बल्कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अवलोकन करता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के गत्यात्मक विश्लेषण का मार्ग खोल देता है क्योंकि इसमें बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की सततता पर विशेषकर ईस्टन ने बल देकर इसको साम्यावस्था और आत्मसंधारण तक सीमित नहीं रखा बल्कि उससे आगे जाकर इसमें अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था उपागम पर आधारित अध्ययन सभी प्रकार की विचारधाराओं की ओर पर समान रूप से लागू किए जाते हैं। इस अवधारणा से तुलनात्मक राजनीति के सामान्य सिद्धांत निर्माण में बहुत मदद मिली है। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के आधार पर किए गए विश्लेषणों से राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता या सामर्थ्यों का संकेत मिल जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण राजनीतिक व्यवस्था की गत्यात्मकता व जीवन शक्ति का स्पष्टीकरण दे पाता है। इससे राजनीतिक व्यवस्था में आने वाले उत्पातों, अस्थिरताओं और उसकी डावाडोलता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है और राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन और विकास की दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा ने राजनीतिक अध्ययनों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और फिर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था उपागम की आलोचना की। राजनीतिक व्यवस्था उपागम की आलोचना के 2 आधार माने जाते हैं। पहला कि इस विद्वान व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में ज़्यादा अंतर नहीं कर पाए हैं और दूसरी बात है इस अर्थ विभेद और मतभेदों के कारण इस अवधारणा का तुलनात्मक विश्लेषणों में उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है और दूसरी बात इस अवधारणा का अत्यधिक परिष्करण कर दिया गया है। व्यवस्था दृष्टिकोण इतना अधिक सूक्ष्म या नियमनिष्ठ है कि यह करीब करीब अव्यावहारिक और अनुपयुक्त या अप्रयोज्य बन गया है। स्वयं डेविड ईस्टन ने अपनी प्रथम पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में जो विचार रखा था उसको बाद में प्रकाशित होने वाली जो 2 पुस्तकें थीं उनमें उसको बहुत परिमार्जित कर दिया और वह परिशुद्धता के स्तर तक पहुंच गया कि उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो गया। आमंड और ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान करके इस अवधारणा को आलोचना के शिकार बना दिया है। राजनीतिक व्यवस्था को मूल्य व्यवस्था या नॉर्म के साथ इतना जोड़ दिया गया है कि इसकी व्यावहारिक उपयोगिता ही सीमित हो जाती है क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता कार्य निष्पादन की शैली में निहित होती है। राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण की सबसे बड़ी कमजोरी इस बात में है कि यह क्रांतिकारी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण देने की बहुत कम क्षमता रखता है
इसके अतिरिक्त इसका प्रमुख जोर जो होता है वो संदिग्ध प्रस्थापना पर होता है। राजनीतिक व्यवस्था की सततता से संबंधित समस्याएं राजनीतिक विश्लेषण के सर्वाधिक महत्व के विषय हैं। यह तथ्ययुक्त प्रस्थापना नहीं कही जा सकती है। राजनीति शास्त्र में व्यवस्था की सततता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समस्याएं परिवर्तन और अप्रत्याशित उथल-पुथलों से संबंधित होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का संबंध केवल राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्था से ही होता है। राजनीतिक व्यवस्था के निवेश निर्गत विश्लेषण में केवल राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय व्यक्तियों पर ही बल दिया जाता है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अतिरिक्त व्यवस्था विश्लेषण अभिजन अभिमुखी है। जो समाज का अभिजन वर्ग है ये उसी को सेंट्रलाइज करके बनाया गया है। निवेश निर्गत विश्लेषण इतना ज़्यादा सैद्धांतिक है कि इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। जब इन आलोचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है तो राजनीति विज्ञान में आदर्श तो दूर रहा, यह आदर्श के करीब पहुंचने वाला या उसके इर्द गिर्द ले जाने वाला अध्ययन उपागम भी बहुत मुश्किल से बन पाया है। लेकिन फिर भी राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा पर आधारित विश्लेषणों ने राजनीति शास्त्र को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में बहुत सहायता की है और इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। राजनीतिक व्यवस्था उपागम जो है, राजनीतिक व्यवस्था उपागम को डेविड ईस्टन ने इस प्रकार से बताया है कि राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को अमूर्तीकरण, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा जो है वो मूर्त राजनीतिक व्यवस्था है। इससे व्यवस्था का या तो राष्ट्रीय व्यवस्था से आशय लेना होता है, नहीं तो ईस्टर्न की तरह इसे अमूर्तीकरण के स्तर पर ले जाने पर यह व्यवहारिक उपयोग की अवधारणा नहीं रह पाएगी। कुल मिलाकर के राजनीतिक व्यवस्था उपागम जो है उसे हम धरातल पर रखना चाहेंगे, आसमान में नहीं लेकर के जाएंगे और इसको सैद्धांतिक जितना बनाया गया है, मतलब इसमें जितने कठिन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है उतना ही व्यवहारिक बनाएंगे और जितना ये व्यवहारिक बनेगा उतना ही राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए ये आगे बढ़ाने वाला होगा। अगर राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा तो राजनीतिक व्यवस्था विकास की ओर अग्रसर नहीं होगी। जब हम राजनीतिक विकास की बात करते हैं तो राजनीतिक विकास के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो विकास की ओर उन्मुख होना ज़रूरी होता है और अगर राजनीतिक व्यवस्थाएं विकास की ओर उन्मुख नहीं होंगी तो राजनीतिक विकास कभी नहीं हो पाएगा, राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं होगा, राजनीतिक समाजीकरण नहीं होगा, राजनीतिक संस्कृति का विकास नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए, तुलनात्मक अध्ययनों के लिए जो डेविड ईस्टन का जो सिस्टम थ्योरी है, ये सिस्टम थ्योरी एक जब हम बात करते हैं, तुलना करते हैं और ये जो कंपैरेटिव स्टडी वाला जो टॉपिक है या कंपैरेटिव स्टडी की जो अवधारणा है, यह अवधारणा जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ थे, तीसरे विश्व के जो देश थे जिनको 1945 के बाद आज़ादी मिली थी, इन राष्ट्रों के सम्मुख बहुत सारी समस्याएं थी और उन समस्याओं को दूर करने के लिए, इनके अध्ययन के लिए कंपैरेटिव स्टडीज़ को हमने पॉलिटिकल साइंस में शुरू किया और कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, इनका जब हम अलग अलग अध्ययन करते हैं, फिर इसको जब कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था उपागम राजनीति के सिद्धांतों को समझने में बहुत यूज़फुल होगा, बहुत ही लाभप्रद होगा। इससे अगली क्लास में मैं आप लोगों को आमंड और पावेल का राजनीतिक व्यवस्था का संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल समझाऊंगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ईस्टर्न और आमंड में, लेकिन ईस्टर्न उसे निवेश निर्गत मॉडल कहते हैं और आमंड और पावेल उसे संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम कहते हैं। तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम समझाऊंगी। थैंक यू।